हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा क्लासरूम। माय सेल्फ सूर्य प्रकाश रंगी, योर फिजिकल केमिस्ट्री टीचर। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात की थी। सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, वहां पर हमने उसका फॉर्मूला डिराइव किया था और बताया था यहाँ पे वेपर प्रेशर के साथ साथ कैसे बॉइलिंग पॉइंट चेंज होता है। तो उसी को हम कंटिन्यू करते हैं कि जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, क्या था, डेल्टा टीबी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम। ठीक है, तो हम यहाँ पे किसी सॉल्वेंट की बात करते हैं। सपोज वाटर सॉल्वेंट हमने लिया, इसके अंदर हमने क्या किया, सॉलिड मिला दिया। तो अगर हम यहाँ पे टीबी नॉट की बात करें तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। अब जैसे ही हम यहाँ पे सॉलिड मिलाते हैं तो सॉलिड मिलाने पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो सपोज यहाँ पे वेपर प्रेशर जो था यहाँ पे वाटर का 1 atm था, कब 373 केल्विन पे वेपर प्रेशर यहाँ पे इसका 1 atm था और ये बॉईल हो रहा था। ठीक है, हमने इसमें सपोज सॉलिड मिलाया, सॉलिड मिलाने पे क्या होगा, इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो सपोज इसका वेपर प्रेशर हो गया 0.8 atm, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा सपोज बढ़ के 373 से 100 डिग्री से बढ़ के हम मान लेते हैं यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पर 100 डिग्री से बढ़ के सपोज ये हो गया 383, 10 केल्विन से ये बढ़ गया। डेल्टा टी इसका कितना होगा, 10 केल्विन। ठीक है, अब देखिए जैसे ही यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट आएगा वहां पे इसका बॉइलिंग स्टार्ट होगा, बट हमें पता है यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से पहले यहाँ पे लिक्विड कंटिन्यू वेपोराइज होता रहता है। तो यहाँ से क्या होगा, कंटिन्यू लिक्विड क्या होता जाएगा, वेपोराइज होता जाएगा। अब यहाँ पे वेपोराइज कौन होने वाला है, केवल सॉल्वेंट ही वेपोराइज होने वाला है, सोल्यूट का यहाँ पे वेपोराइजेशन नहीं होगा। तो जैसे जैसे यहाँ पे सॉल्वेंट वेपोराइज होता जाएगा, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट का अमाउंट क्या होता जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे डेल्टा टीबी की बात करें तो डेल्टा टीबी क्या है, यहाँ पर आई इंटू के बी इंटू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, राइट, इन केजी। तो जैसे जैसे यहाँ पे आप हीट करेंगे सॉल्वेंट का वेपोराइजेशन होता जाएगा। सॉल्वेंट अगर वेपोराइज होता जाएगा तो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट का अमाउंट कम होता जाएगा। तो जैसे जैसे सॉल्वेंट का अमाउंट कम होता जाएगा, मोलेलिटी क्या होता जाएगा, यहाँ पर इंक्रीज होता जाएगा। और मोलेलिटी इंक्रीज होगा तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन भी इंक्रीज होता जाएगा, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट मिला है हमें, अगर यहाँ पे आपने सॉलिड मिलाने के बाद जो 383 का बॉइलिंग पॉइंट मिला है वो कोई फिक्स बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, वो वेरिएबल है। जैसे जैसे हीटिंग होती जाएगी सॉल्वेंट का वेपोराइजेशन होता जाएगा और सॉल्वेंट का वेपोराइजेशन होता जाएगा तो सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट का अमाउंट है वो कम होगा। अमाउंट कम होगा तो मोलेलिटी बढ़ेगी, मोलेलिटी बढ़ेगी तो एलिवेशन भी बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कहना चाहते हैं, व्हेन वी ऐड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन वोलेटाइल सॉल्वेंट, इट्स बॉइलिंग पॉइंट कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस विद द इवेपोरेशन ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के वेपोराइजेशन के साथ साथ यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता रहता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे वेपर प्रेशर और टेम्परेचर ग्राफ, जहां पे हम बॉइलिंग पॉइंट को इंडिकेट करेंगे कि यहाँ पर जो वेपर प्रेशर और टेम्परेचर ग्राफ होता है, वेपर प्रेशर का वेरिएशन टेम्परेचर के साथ कुछ इस तरीके से होता है। ये हम डायरेक्ट यहाँ पे ग्राफ के थ्रू ही समझने वाले हैं कि अब हम क्या बोलते हैं कि कोई भी लिक्विड का वेपर बॉइल होता है जब उसका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है। हम यहाँ कंसिडर करते हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पर 1 atm है। तो यहाँ पे जब यहाँ पे ये दो ग्राफ आपको गिवन है, एक सॉल्वेंट के लिए गिवन है, एक सॉल्यूशन के लिए गिवन है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर कंपोनेंट है, या तो सॉल्वेंट होगा या सॉल्यूशन। जब ये धीरे धीरे वेपर प्रेशर बढ़ते 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 1 atm के बराबर हो जाएगा तो यहाँ पे इस कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये एक बॉइलिंग पॉइंट है। अब यहाँ पे दूसरा कंपोनेंट ये है, इसका वेपर प्रेशर बढ़ते 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 जब 1 atm के बराबर हो जाएगा तो इसको ये भी बॉइल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख के बता सकते हैं कि दोनों में से कौन सॉल्वेंट होगा कौन सॉल्यूशन होगा। हमें पता है सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो ये जो ग्राफ है वो किसके लिए होगा, सॉल्वेंट के लिए, और इधर वाला जो ग्राफ है वो किसके लिए होगा, सॉल्यूशन के लिए। सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वही क्या होगा, यहाँ पर डेल्टा टीबी होगा, राइट। तो बेटा ये ग्राफ है आपका वेपर प्रेशर टेम्परेचर, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे आप इसको डायरेक्टली ऐसे ही समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में इतना ही कुछ हमारे लिए है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोअरिंग ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, कि फ्रीजिंग पॉइंट क्यों कम हो जाता है और कैसे कम होता है। नेक्स्ट थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेस होना, फ्रीजिंग पॉइंट का डिक्रीज होना।
ठीक है। उसको समझने के लिए पहले हम यहाँ पे डेफिनेशन की बात करते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या है। जैसे हमने यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन बोला कि जब यहाँ पे वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है तो लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट होता है। सिमिलरली हम यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन की बात करेंगे। फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या होगा, तो फ्रीजिंग पॉइंट तब आता है जब लिक्विड का वेपर प्रेशर, तो अगर हम बात करें कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको आइस भी मिलता है और 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर भी मिलता है। तो जब वाटर और लिक्विड आपस में इक्विलिब्रियम पर होते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर, उसे ही हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो सेम यहां से हम डेफिनेशन की बात करेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा कि सपोज 0 डिग्री सेल्सियस पर हमारे पास वाटर एंड आइस इक्विलिब्रियम पर है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड बिकम इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड। 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पर ही, और ये फ्रीज होके सॉलिड में कन्वर्ट होगा। तो द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड। तो हम ये कंसीडर करते हैं। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि वेपर प्रेशर कहां से आ गया। चलो लिक्विड के तो आपको समझ में आ रहा है कि लिक्विड से वेपर बन रहा है, बट यहाँ पे जब आप देखेंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस से भी कुछ ना कुछ फ्यूम्स उठते हैं। वो आप जब आपने फ्रीज में फ्रीजर ओपन करके देखेंगे तो वहां पे आप कुछ फ्यूम देखेंगे, वही उसको ही हम यहाँ पे एज अ फ्रीजिंग वेपर प्रेशर यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं ऑफ आइस। तो आप इसको कुछ इस तरीके से समझिएगा कि यहाँ पे वाटर से भी फ्यूम बन रहे हैं और आइस से भी फ्यूम बन रहे हैं। जब उन दोनों की वजह से प्रेशर बराबर हो जाएगा तो उसी पॉइंट को आप क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं कि सपोज 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस एंड वाटर दोनों प्रेजेंट है, तो इन दोनों की वजह से यहाँ पे फ्यूम जनरेट हो रहे हैं और उससे यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ आइस यहाँ पे सपोज 180 में, सपोज 180 नहीं होगा, चलिए 180 ना लेके हम कुछ और लेते हैं। सपोज चलिए समझने के लिए 180 लेते हैं, बट एक्चुअली यहाँ पे 180 नहीं होगा, ठीक है। समझने के लिए 180 ले रहे हैं, बट यहाँ पे 180 नहीं होगा, समझने के लिए ले रहे हैं डेटा, ठीक है। और H2O सॉलिड की वजह से यहाँ पर, सॉरी आइस की वजह से हो गया, H2O लिक्विड की वजह से भी यहाँ पे क्या हो गया, वेपर प्रेशर जब 1 atm हो जाएगा, तो जब वेपर प्रेशर ऑफ आइस एंड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बिकम्स इक्वल टू वन अनदर, एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, तो ही वहां पे वो लिक्विड या तो फ्रीज हो जाएगा या सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसी पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। अब डिप्रेशन क्यों हुआ, अभी हम क्या करें, इसमें सॉलिड मिला दें, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो हमें पता है व्हेन वी ऐड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन वोलेटाइल सॉल्वेंट देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट डिक्रीजेस। तो क्या यहाँ पे अगर आप इसके अंदर सॉल्यूट मिला देंगे तो वो यहाँ पे वाटर का वेपर प्रेशर 1 atm रहेगा क्या, बिल्कुल नहीं रहेगा। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, सपोज यहाँ पे जो H2O लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर सपोज हो गया 0.8 atm, ठीक है। अब आइस की वजह से प्रेशर कितना था, यहाँ पे हम सेम टेम्परेचर की बात करें 0 डिग्री सेल्सियस पर, आइस की वजह से यहाँ पे वेपर प्रेशर था कितना 1 atm, सेम टेम्परेचर पर अब यहाँ पे वाटर का वेपर प्रेशर 1 atm से डिक्रीज हो गया 0.8 atm हो गया। तो क्या इन दोनों का वेपर प्रेशर बराबर है क्या, नहीं है। तो क्या यहाँ पे इसे फ्रीजिंग पॉइंट बोला जाएगा क्या, नहीं बोला जाएगा। अगर फ्रीजिंग पॉइंट नहीं बोला जाएगा तो फिर यहाँ पे क्या होगा, क्या फ्रीजिंग हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो फ्रीजिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों के वेपर प्रेशर को बराबर करना पड़ेगा। अब वेपर प्रेशर क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, हमें पता है ये पॉइंट कि वेपर प्रेशर जो होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, वो केवल और केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर वेरी होने पर ही वेपर प्रेशर वेरी होता है। तो यहाँ पे अभी ये दोनों एक तरीके से क्या हुआ, यहाँ पे सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 0.8 है। अब यहाँ पे इसका वेपर प्रेशर क्या है 1 atm है। तो अगर इन दोनों के वेपर प्रेशर को इक्वल करना है तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि 0.8 को बढ़ा के 1 atm के बराबर कर दो, 0.8 को बढ़ा के 1 atm के बराबर कर दो। बट अगर हम 0.8 को बढ़ा के 1 atm के बराबर करना चाहेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा,
टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वेपर प्रेशर बढ़ाना होगा तो हमें क्या करना पड़ता है, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। तो अगर आप यहाँ पे हीट सप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो ये आइस था ये क्या मेल्ट नहीं होगा, डेफिनेटली मेल्ट होगा। अगर आप हीट सप्लाई करके यहाँ पर इसको 0.8 atm से 1 atm करना चाहेंगे तो आप हीट सप्लाई करेंगे, और हीट सप्लाई करने पर बिकॉज आइस का जो मेल्टिंग होता है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, तो हीट सप्लाई करने पर आइस का मेल्टिंग यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर हीट करके वेपर प्रेशर को इक्वेट करना समझदारी वाला काम नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि इसके वेपर प्रेशर को कम करके 0.8 atm के बराबर या किसी पॉइंट पर उन दोनों को बराबर लाने की कोशिश करें। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज करके दोनों के वेपर प्रेशर को किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इक्वेट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जब आप यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पर्टिकुलर टेम्परेचर पे दोनों के वेपर प्रेशर, बिकॉज टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे दोनों के वेपर प्रेशर क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आपको सपोज -2 डिग्री सेल्सियस पर जाकर मिला। क्यों? क्योंकि जब टेम्परेचर कम किया तो इसका वेपर प्रेशर कम होगा, इधर भी कम होगा, दोनों का ही कम होगा, बट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके दोनों के वेपर प्रेशर क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। उस पॉइंट को आप क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हुआ कि यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड के बराबर होता है। नॉन वोलेटाइल सॉलिड मिलाने पर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज हो जाता है, तो वहां पर फ्रीजिंग पॉइंट के प्योर सॉल्वेंट डिक्रीज हो जाता है, तो वहां पे दोनों को इक्वेट करने के लिए हमें टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ता है ताकि उस टेम्परेचर पे दोनों आपस में बराबर हो जाएं। तो स्टेटमेंट क्या होगा, व्हेन वी ऐड नॉन वोलेटाइल सॉलिड इन वोलेटाइल सॉल्वेंट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस, हेंस टू मेक वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड ऑफ hence to make vapor pressure of liquid to the equal to the vapor pressure of solid we have to decrease the temperature of solution so that both become equal to each other। so दोनों एक दूसरे के बराबर आ जाएं, और जब दोनों एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे तो उसी टेम्परेचर हम क्या बोल देंगे यहाँ पे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब जैसे हमने बॉइलिंग के केस में बात किया है, एलिवेशन बॉइलिंग, तो जैसे जैसे हम सॉल्यूट के अमाउंट को बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। वैसे वैसे ही हम क्या करेंगे, जैसे जैसे आप सॉल्यूट मिलाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। किसका, लिक्विड सॉल्यूशन का। तो सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को आपको लिक्विड सॉल्यूशन के बराबर करने के लिए आपको उतना ही कम टेम्परेचर करते जाना पड़ेगा। कि ये पॉइंट समझोगे कि जैसे आपने यहाँ पे नॉन वोलेटाइल सॉलिड मिलाया तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। तो सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ा, टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ा। तो जितना सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता जाएगा उतना ही आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को भी कम करने के लिए उतना ही टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा। सो जैसे जैसे आप यहाँ पे सॉल्यूट का एडिशन करते जाएंगे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता जाएगा, तो आपको सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को भी कम करने के लिए उतना ही टेम्परेचर डाउन करना पड़ेगा। तो उतना ही नीचे जाके यहाँ पे सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आपको मिलेगा। तो स्टेटमेंट क्या होगा कि यहाँ पे जैसे जैसे सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट अगर आपको कम करना है तो सॉल्यूट उसके अंदर सॉल्यूट का एडिशन करते जाइए। जैसे जैसे सॉल्यूट का एडिशन बढ़ेगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें TF0 फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, TF फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड डेल्टा TF। अब देखिए यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट अगर वाटर की बात करें तो वो 0 डिग्री पे फ्रीज होगा, बट उसका जो सॉल्यूशन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जिसके अंदर है वो 0 से नीचे जाके फ्रीज होगा। तो दोनों में से किसका फ्रीजिंग पॉइंट बड़ा है, सॉल्वेंट का। तो यहाँ पे डेल्टा TF किसके बराबर होगा, TF0 फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए इसमें हम नेक्स्ट बात करें कि जैसे जैसे हम यहाँ पे सॉल्यूट का एडिशन करेंगे वेपर प्रेशर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही डाउन चला जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जैसे जैसे आप सोल्यूट का एडिशन करेंगे मोलेलिटी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन है वो किस पे डिपेंड करेगा, मोलेलिटी पे डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा आप यहाँ पे सोल्यूट का एडिशन करेंगे मोलेलिटी सॉल्यूशन का उतना ही बढ़ता जाएगा, और जितना ज्यादा सोल्यूट का एडिशन करेंगे वेपर प्रेशर कम होगा और यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट भी सॉल्यूशन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो जैसे जैसे फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, TF क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो जैसे जैसे फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा इन दोनों का डिफरेंस बढ़ता जाएगा। तो सपोज वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट सपोज 0 डिग्री सेल्सियस है,
कोई सॉल्यूशन मिला उसका फ्रीजिंग पॉइंट सपोज -0.5 है, या आपने और ज्यादा सॉलिड मिला दिया तो -1 हो गया, और ज्यादा सॉलिड मिलाया -1.5 हो गया, और ज्यादा मिलाया तो यहाँ पे कितना हो गया -2 हो गया। तो जैसे जैसे फ्रीजिंग पॉइंट डाउन जाता जाएगा डेल्टा टीएफ क्या होता जाएगा, यहाँ पे कितना है 0.5, फिर यहाँ पे कितना है 1, फिर 1.5, फिर 2। तो जैसे जैसे आपने सॉल्यूट का एडिशन किया वहां पे फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता गया, डिक्रीज होता गया और डेल्टा टीएफ बढ़ता गया। तो हम क्या बोलेंगे, डिप्रेसिंग फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ क्या होगा, यहाँ पे मोलेलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शन साइन हटा दें तो डेल्टा टीएफ क्या हो जाएगा यहाँ पे केएफ इंटू एम के बराबर। एब्नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के केस में डेल्टा टीएफ क्या हो जाएगा यहाँ पर आई इंटू के एफ इंटू एम के बराबर होगा। यहाँ पे डेल्टा टीएफ क्या होगा, डिप्रेसिंग फ्रीजिंग पॉइंट, एम क्या होगा मोलरिटी, आई क्या होगा वॉन्ट फैक्टर, के एफ क्या होगा यहाँ पे मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट होगा, राइट। अगर आप केएफ निकालना चाहें तो केएफ क्या होगा यहाँ पे डेल्टा टीएफ अपॉन आई इंटू एम। आई यूनिट प्लेस होता है तो केएफ का यूनिट क्या होगा, डेल्टा टीएफ क्या है डिफरेंस है, तो डिफरेंस क्या यूनिट होगा इसका केल्विन अपॉन मोलल। मोलल का यूनिट क्या होगा मोल पर केजी। तो यहाँ पे अगर आप केएफ की यूनिट की बात करें तो उसका यूनिट क्या होगा केल्विन केजी पर मोल, राइट। अब अगर आप केएफ का डेफिनेशन देना चाहें तो केएफ का डेफिनेशन जैसे हमने केबी की बात की थी, तो यहाँ पे अगर हम केबी की भी डेफिनेशन ले ले तो डेल्टा टीबी क्या था आई इंटू केबी इंटू एम। तो अगर इफ मोलेलिटी इक्वल टू 1, अगर मोलेलिटी 1 था तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे आई को रिप्लेस करके बस बोल दें यहाँ पे डेल्टा टीबी केबी इंटू एम, अगर मोलेलिटी 1 है तो डेल्टा टीबी किसके बराबर केबी के बराबर होगा। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या होगा यहाँ पे केबी का कि 1 मोलर सॉल्यूशन का जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो किसके बराबर होगा केबी के बराबर होगा, या वही वैल्यू किसकी होगी केबी की होगी। वैसे ही हम यहाँ पे डेल्टा टीएफ की बात करें कि एफ इंटू एम इफ मोलरिटी इक्वल टू 1 then delta TF will be equal to KF या KF will be equal to delta TF. So freezing point depression of 1 molar solution is equal to KF molar depression constant. Next KF की बात करें मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, इसका फॉर्मूला जैसे हमने यहाँ पे केबी का फॉर्मूला देखा है सेम मेरा इसका फॉर्मूला भी होगा RTF नॉट स्क्वायर इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000 इनटू डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन। डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन को आप क्या लिख सकते हैं लेटेंट हीट अपॉन डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन मोलर मास को आप क्या लिख सकते हैं लेटेंट हीट। अब जो केएफ होता है वो भी सॉल्वेंट डिपेंडेंट होता है, डिफरेंट सॉल्वेंट के लिए केएफ का वैल्यू डिफरेंट होता है। अगर हम डेल्टा टीएफ नॉट की बात करें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यह हमेशा केल्विन में ही आपको पुट करना है। m होगा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट बिकॉज केएफ सॉल्वेंट के लिए तो सारी चीजें यहाँ पर सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग ही है। डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन क्या होगा एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, सॉल्वेंट के लिए एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या है यूनिट का खास ध्यान रखना है जूल पर मोल या कैलोरी पर मोल, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का यूनिट क्या होगा जूल पर ग्राम या एंड कैलोरी पर ग्राम। तो लेटेंट हीट कैसे निकालते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन को, जिसका भी आप लेटेंट हीट निकाल रहे हैं उसके मोलर मास से डिवाइड कीजिए आपको एंथैल्पी ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मिल जाएगा। अगर हम वाटर के लिए बात करें वाटर का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 273 केल्विन, हमेशा यहाँ पे केल्विन में ही पुट करना है। ये सब चीजें पुट करेंगे तो आपको केएफ मिल जाएगा 1.86 केल्विन केजी पर मोल। आप ये दोनों चीजें बिल्कुल वाटर के लिए तो याद रखें, वाटर के लिए केबी का वैल्यू 0.52 केल्विन केजी पर मोल होता है और केएफ का वैल्यू 1.86 केल्विन केजी पर मोल होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे जैसे जैसे आप सॉल्यूट का एडिशन करते हैं वेपर प्रेशर क्या होता है डिक्रीज होता है, और जैसे जैसे वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा यहाँ पे बढ़ेगा। तो अगर आप यहाँ पे सपोज जैसे हमने बॉइलिंग पॉइंट में बात की है कि सपोज पी नॉट किसी सॉल्वेंट का है 1 atm, इसमें आपने सॉलिड मिलाया सपोज 1 मोल सॉलिड मिलाया, इसका पीएस हो गया 0.9 atm, राइट। अगर हम यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें प्योर सॉल्वेंट का कितना था 0 डिग्री सेल्सियस। सपोज यहाँ पे जब ये वेपर प्रेशर इतना हो गया तो फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन क्या होगा डिक्रीज होगा। हम मान लेते हैं टीएफ हो गया सपोज मान लीजिए हो गया -0.282 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आपने एक
5 मोल सॉल्यूट के मिला दिए तो सपोज यहाँ पे वेपर प्रेशर हो गया 0.8 atm, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा और कम हो जाएगा, तो सपोज ये हो गया 0.5 atm, सॉरी 5 डिग्री सेल्सियस या 0.4 डिग्री सेल्सियस। आपने 5 मोल वाटर के और यहाँ पे सॉल्यूट के और मिला दिए, सपोज 10 मोल सॉल्यूट के टोटल हो गए हैं, तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन सपोज हो गया 0.7 atm, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा और डिक्रीज हो जाएगा, सपोज हो गया -0.6 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम बात करें जैसे जैसे आप सॉल्यूट का एडिशन करते जाएंगे वेपर प्रेशर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे डेल्टा TF1 की बात करें तो डेल्टा TF1 क्या होगा, डेल्टा TF कैसे निकालेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कितना 0 माइनस -0.2, तो ये कितना होगा 0.2 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा TF2 की बात करें, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 0.4 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा TF3 की बात करें, ये कितना होगा 0 माइनस 0.06, तो 0.6 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट आपको डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट डिफरेंट सॉल्यूशन के मिले। अब अगर आप डेल्टा P की बात करें, डेल्टा P क्या होगा, P नॉट माइनस PS, तो P नॉट माइनस PS। डेल्टा P1 की बात करें, P नॉट 1 माइनस 0.9.1, डेल्टा P2 की बात करें 1 माइनस 0.8 0.2, डेल्टा P3 की बात की कितना होगा 1 माइनस 0.7 0.3। तो जैसे जैसे डेल्टा P बढ़ेगा डेल्टा TF का वैल्यू भी क्या हो रहा है, आप देखिए इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा। वेपर प्रेशर जितना ज्यादा डिक्रीज होगा फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा डिक्रीज होगा। तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट किस पे डिपेंड कर रहा है, लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पर। तो हम क्या बोल सकते हैं यहां से कि लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू lowering of vapor pressure. Delta TF will be directly proportional to delta P. Right? Hopefully ये पॉइंट आपको क्लियर होगा. ठीक. नेक्स्ट हमने क्या बोला, डेल्टा TF क्या होगा यहाँ पर, I into KF into M. M means molarity, means moles upon mass of solvent in kg. ठीक है. अब हमने क्या किया, जब प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया तो वहां पे फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया. 0 डिग्री से मान लो सपोज फ्रीजिंग पॉइंट -0.2 पे चला गया. अब जब यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट -0.2 पे आएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, वहां पर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग होगा. कौन सा सॉल्वेंट, यहाँ पे जो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट प्रेजेंट है उसका फ्रीजिंग होगा. अच्छा ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिए, ये पॉइंट भी अभी लिख लीजिए कि यहाँ पे जब आप वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट मिलाते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट पे केवल और केवल सॉल्वेंट का फ्रीजिंग होता है. हम यहाँ पे कहीं पर भी सॉल्यूट के फ्रीजिंग की कोई बात नहीं करेंगे. कहीं कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि सॉल्यूट कब फ्रीज होगा. हमेशा सॉल्यूशन की फ्रीजिंग की बात करेंगे और सॉल्यूशन में भी कौन फ्रीज होगा, केवल सॉल्वेंट ही फ्रीज होगा. तो लिख लीजिए, व्हेन वी ऐड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन वोलेटाइल सॉल्वेंट, freezing point of solution decreases and at equilibrium or at freezing point liquid solvent and solid solvent will be in equilibrium. liquid solvent और solid solvent के बीच में ही equilibrium होगा, solute के साथ कोई equilibrium यहाँ पर नहीं होगा. and only solvent freezes, there is no point of freezing of solute. solute के freezing का यहाँ पर कोई point नहीं है, कोई ऐसा हमने कहीं पर डिस्कशन भी नहीं किया है. ना हमने इससे पहले सॉल्यूशन के बॉइलिंग की बात की थी तो वहां पे हमने सॉल्यूट के बॉइलिंग की बात नहीं की है. वहां पे वेपोराइजेशन की बात की है, वो केवल किसके वेपोराइजेशन की बात की है, सॉल्वेंट के ही वेपोराइजेशन की बात की है. यहाँ पे जो फ्रीजिंग की बात कर रहे हैं वो सॉल्वेंट ही फ्रीज होगा, सॉल्यूट का कोई फ्रीजिंग नहीं होगा, या हम उसकी कोई बात नहीं कर रहे. और फ्रीजिंग पॉइंट पे सॉलिड सॉल्वेंट लिक्विड सॉल्वेंट आपस में इक्विलिब्रियम पर रहेंगे. ये पॉइंट भी आप लिखिएगा. तो हम क्या बोले, डेल्टा टीएफ क्या I into KF into मोलिलिटी के बराबर होगा. अब जैसे ही फ्रीजिंग पॉइंट आया सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा. तो सॉल्यूशन के अंदर, अब आप सॉल्यूशन कौन सा बोलते हैं, जिसके अंदर सॉलिड यूनिफॉर्मली डिसॉल्व रहता है, यानी जो लिक्विड फॉर्म में होता है वही सॉल्यूशन होता है. हम यहाँ पे जब वाटर फ्रीज हो जाएगा तो क्या ये सॉल्यूशन का पार्ट होगा, नहीं, सॉल्यूशन से सेपरेट हो जाएगा. जब वाटर का फ्रीजिंग होगा तो ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं रहने वाला, वहां से उससे सेपरेट हो जाएगा. तो जैसे ही यहाँ पे वाटर का फ्रीजिंग हुआ तो सॉल्वेंट यहाँ से सेपरेट हो गया, तो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट का जो अमाउंट था वो क्या हो गया, कम हो गया. तो जैसे सॉल्वेंट का अमाउंट कम होगा यहाँ पे मोलिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. मोलिलिटी बढ़ जाएगा तो डेल्टा टीएफ डिप्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. यानी जैसे ही फ्रीजिंग पॉइंट आता है कुछ अमाउंट सॉल्वेंट का क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है.
जैसे सॉल्वेंट का कुछ अमाउंट फ्रीज होगा वहां पे सॉल्यूशन की मोलिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का फिर से क्या हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा और डिक्रीज हो जाएगा। सपोज आपने 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर 1 मोल सॉलिड मिलाया और इसका फ्रीजिंग पॉइंट सपोज यहाँ पे -0.2 डिग्री सेल्सियस है। तो जैसे ही कुछ अमाउंट यहाँ पे सॉल्वेंट का फ्रीज होगा, सपोज फ्रीज होने के बाद यहाँ पे 95 ग्राम सॉल्वेंट बचा जो लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड सॉल्वेंट। तो यहाँ पे जैसे ही 95 ग्राम 5 ग्राम सॉल्वेंट फ्रीज हो जाएगा तो यहाँ पे मोलिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मोलिलिटी बढ़ जाएगी तो डेल्टा टीएफ बढ़ जाएगा, डेल्टा टीएफ बढ़ जाएगा यानी सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो जाएगा। सपोज -0.2 से -0.4 चला गया। तो हम क्या स्टेटमेंट देना चाह रहे हैं कि यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट एक कांस्टेंट टर्म नहीं है सॉल्यूशन में। जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट ले रहे हैं तो वहां फ्रीजिंग पॉइंट उसका कांस्टेंट रहने वाला नहीं है। जैसे जैसे फ्रीजिंग पॉइंट आता जाएगा कुछ अमाउंट सॉल्वेंट का फ्रीज होता जाएगा और फ्रीजिंग पॉइंट कंटिन्यूअसली डाउन होता जाएगा। तो 0 तो प्योर सॉल्वेंट का था, -0.2 -0.4 -0.6 -0.8 -1 -1.2 -1.4 इस तरीके से सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कंटिन्यूअसली डाउन होता रहेगा। राइट, चलिए बच्चों नेक्स्ट हम देख लेते हैं ग्राफ वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का। हमने यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट के ग्राफ में भी हमने वेपर प्रेशर और टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट के केस में भी वेपर प्रेशर और टेम्परेचर ग्राफ देखा था। वहां पे आपको क्या बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में ज्यादा होता है और लिक्विड कब बॉइल होता है, जब उसका वेपर प्रेशर यहाँ पर क्या हो जाता है 1 atm के बराबर। अगर नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है तो 1 atm के बराबर हो जाता है। तो हमने ग्राफ ड्रॉ किया था, यहाँ पे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जब 1 atm के बराबर हो जाएगा, यहाँ पर इस पॉइंट पे जो वेपर प्रेशर है वो 1 atm के बराबर है। तो यहाँ पे एक कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट यानी हम एक सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दोनों का अलग अलग यहाँ पे वेपर प्रेशर का टेम्परेचर के साथ ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। तो एक का ग्राफ आपको इस तरह का मिल रहा है, एक का इस तरह का मिल रहा है। तो एक कंपोनेंट का 1 atm पर एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर हो गया तो उस कंडीशन में वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा और ये दूसरा कंपोनेंट इस पॉइंट पर जाकर 1 atm के बराबर हो पा रहा है। तो यहाँ पे हम बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करके बता पाए थे कि कौन सा ग्राफ सॉल्यूशन के लिए था, कौन सा वाला सॉल्वेंट के लिए था। तो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में कम होगा। तो ये ग्राफ किसका था, सॉल्वेंट का था और ये वाला ग्राफ सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में था। राइट, अब हमें फ्रीजिंग पॉइंट का पता है कि यहाँ पे सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट से क्या होता है, कम होता है। अब जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करेंगे वेपर प्रेशर भी क्या होगा। अगर हम इधर से इधर आए, राइट टू लेफ्ट आए, तो जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा वेपर प्रेशर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर प्योर सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। तो उसे हम क्या बोल देंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। बट सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, सॉल्वेंट से कम होता है। तो सॉल्यूशन लोअर टेम्परेचर पे जाकर वहां पर फ्रीज होगा। तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम होता है। अगर हम इस पॉइंट को देखें, इस पॉइंट पर क्या होगा, आपको सॉलिड सॉल्वेंट लिक्विड सॉल्वेंट इक्विलिब्रियम पर होगा। इस पॉइंट पर भी क्या होगा, सॉल्यूशन में सॉलिड सॉल्वेंट लिक्विड सॉल्वेंट इक्विलिब्रियम में होगा। अगर हम इन दोनों पॉइंट की बात करें, ये दोनों पॉइंट आपको क्या बता रहे होंगे, यहाँ पर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, सॉलिड सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। मींस इस पॉइंट के बाद आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर सॉलिड मिलना स्टार्ट हो चुका होगा क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट के बाद लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्जन स्टार्ट हो जाता है। राइट, चलिए तो ये तो ग्राफ की बात की थी। अब हम यहाँ पे एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट के बेसिस पर कुछ सिंपल क्वेश्चंस को देख लेते हैं। गिवन है क्वेश्चन आपको, एन एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ यूरिया बॉइल्स एट 100.25 डिग्री सेल्सियस। द एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग 3 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन द सेम वॉल्यूम विल बॉइल एट। तो यहाँ पे पहले तो आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और कैलकुलेट कीजिए। चलिए हम सॉल्व करते हैं। बोला है एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कंटेनिंग 1 ग्राम यूरिया, तो एक सॉल्यूशन उसके अंदर 1 ग्राम यूरिया है। राइट, और उसका बॉइलिंग पॉइंट आपको दे रखा है कितना, 100.25 डिग्री सेल्सियस। अब एक्वा सॉल्यूशन है तो इसका मींस यहाँ पे सॉल्वेंट कौन होगा, वाटर होगा। प्योर सॉल्वेंट का यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो मींस यहाँ पे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट आपको कितना मिलेगा, 0.25 डिग्री सेल्सियस। इतना होपफुली क्लियर होगा। देन बोला है द एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग 3 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। अब सेकंड कंडीशन बोला है, सेकंड एक्वा सॉल्यूशन बोला है जिसमें 3 ग्राम ग्लूकोज लिया गया है।
सेम वॉल्यूम विल बॉइल एट, तो आपको यहाँ पे पूछा है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। अब अगेन एक और सॉल्यूशन, तो टीबी नॉट तो क्या होगा यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा। तो अब हम यहाँ पे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग बात करें, अगर आपको यहाँ पे डेल्टा टीबी इस सॉल्यूशन का मिल जाता है ग्लूकोज सॉल्यूशन का, तो डेल्टा टीबी मिल जाएगा, तो आपको डेल्टा टीबी और टीबी नॉट से टीबी मिल जाएगा सॉल्यूशन का। क्यों? क्योंकि टीबी क्या होता है यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट प्लस एलिवेशन इन बॉइलिंग, राइट। जैसे 100 प्लस 0.25 से 100.25 मिला। तो यहाँ पर बात करें डेल्टा टीबी क्या होता है, I इंटू केबी इंटू एम। तो एक्वा सॉल्यूशन बोला है तो सॉल्वेंट दोनों के लिए सिमिलर है, तो केबी दोनों के लिए क्या होगा, सिमिलर होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा टीबी क्या होगा, I इंटू एम के प्रोपोर्शनल होगा। तो हम यहाँ से डेल्टा टीबी 1 अपॉन डेल्टा टीबी 2 की बात कर सकते हैं, तो अल्फा 1 m1 अपॉन अल्फा 2 सॉरी I1 m1 अपॉन I2 m2 के इक्वल हो जाएगा। तो डेल्टा टीबी1 इनिशियली कितना है यहाँ पर 0.25 अपॉन, अगर हम सेकंड सॉल्यूशन के डेल्टा टीबी2 की बात करें तो वो कितना होगा, वही हमें यहाँ से निकालना है। दोनों के लिए वॉन्ट ऑफ फैक्टर 1 होगा, दोनों ही डिसोशिएट नहीं होते। यहाँ पर मोलिलिटी 1 ग्राम यूरिया, अब बोला है सेम वॉल्यूम सॉल्यूशन का है बट डेंसिटी गिवन नहीं है, तो हम क्या कंसीडर करेंगे, दोनों के अंदर मास भी क्या होगा, सिमिलर होगा। तो मोलिलिटी क्या लिखते हैं यहाँ पे, मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट के मास से सॉल्वेंट का मास कैंसिल आउट हो जाएगा। मोल्स ऑफ यूरिया क्या होगा, मास बाय मोलर मास, कितना मास है यूरिया का 1 ग्राम, मोलर मास यूरिया का कितना होता है 60 अपॉन मास ऑफ ग्लूकोज कितना गिवन है 3 ग्राम अपॉन मोलर मास कितना होता है 180, राइट। तो ये भी 160 1 अपॉन 160 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अगेन डेल्टा टीबी2 किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 0.25 के ही बराबर होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन कितना हो जाएगा यहाँ पर टीबी नॉट प्लस डेल्टा टीबी, मींस टीबी नॉट कितना है 100, डेल्टा टीबी कितना है 0.25, तो ये कितना हो जाएगा 100.25 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपको, elevation boiling point was 0.52 degree Celsius when 6 gram of compound X dissolve in 100 gram of water, then calculate molecular weight of X। तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो elevation boiling point गिवन है, सो डेल्टा टीबी किसके बराबर होगा, I इंटू केबी इंटू एम। सो डेल्टा टीबी आपको कितना गिवन है 0.52, elevation boiling point आपको गिवन है। वॉन्ट ऑफ फैक्टर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, बोला नहीं है कि एसोसिएट हो रहा है या डिसोसिएट हो रहा है, तो हम यहाँ पे वॉन्ट ऑफ फैक्टर को 1 ही कंसीडर करेंगे। केबी का वैल्यू कितना गिवन है 0.52 इंटू आपको बोला है 6 ग्राम ऑफ कंपाउंड डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो सॉल्वेंट का मास कितना गिवन है आपको 100 ग्राम, सोल्यूट का मास कितना है 6 ग्राम। तो मोलिलिटी क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। केजी में करने के लिए यहाँ पर 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। मोलर मास सोल्यूट का कितना बचेगा यहाँ पे 60 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिवन आपको अ कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन एंड साइनाइड iron is 100% ionized at 1 molar concentration. If its elevation in boiling point is 2.08, then the complex will be। तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है, उन चारों में से देख के बताना है ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पर कौन होगा। सो ये आइडिया आप कैसे पता लगा सकते हैं, आपको बोला वॉन्ट ऑफ फैक्टर 1 है, तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर सॉरी डिग्री 100% आयोनाइज हो रहा है, तो अगर अल्फा 100% है तो वहां पे वॉन्ट ऑफ फैक्टर किसके बराबर होगा, जितने नंबर ऑफ आयंस यहाँ पर डिसोशिएट होने पर प्रोड्यूस होते हैं। तो जो अगर आप गौर करें तो जो आपको 4 कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं उन चारों में यहाँ पर डिसोसिएशन के बाद आयंस अलग अलग प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वॉन्ट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर जिसका मैच कर जाएगा वही आपका आंसर होगा। तो आपको बोला है 100% आयोनाइज हो रहा है, तो डेल्टा टीबी कितना होगा यहाँ पर I इंटू केबी इंटू एम के बराबर। तो हम यहाँ से वॉन्ट ऑफ फैक्टर निकालेंगे डेल्टा टीबी अपॉन केबी इंटू एम से। तो डेल्टा टीबी कितना गिवन है, एलिवेशन 2.08 अपॉन केबी का वैल्यू कितना गिवन है आपको 0.52 और मोलिलिटी कितना दे रखा है 1 दे रखा है, राइट। मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें कितना होगा, ये वॉन्ट ऑफ फैक्टर का वैल्यू आपको 4 मिल जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर किसके डिसोशिएट होने पर 4 आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन आपका मैच करेगा जहां पर डिसोशिएट होने पर 4 आयंस मैच होने वाले हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपको, बोला है PtCl4.6H2O can exist as a hydrated complex. 1 molar aqueous solution has depression in freezing point of 3.72. तो डेल्टा TF आपको गिवन है कितना 3.72 डिग्री सेल्सियस. अज्यूम 100% आयोनाइजेशन, अल्फा दे रखा है कितना 100%, एंड KF आपको गिवन है 1.86 केल्विन केजी पर मोल. देन द फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स. यस, बिल्कुल इजी है. अभी आपको कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला बताना है. तो यहाँ पर क्या है, आपको अल्फा अगर 100% दे रखा है तो जो नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस होंगे वो उसका वैल्यू किसके बराबर होगा, वॉन्ट ऑफ फैक्टर के बराबर होगा. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली वॉन्ट ऑफ फैक्टर कैलकुलेशन करेंगे और देखने का कोशिश करेंगे कि यहाँ पर टोटल कितने आयंस प्रोड्यूस हो रहे होंगे. तो हमें पता है डेल्टा TF किसके बराबर होगा, I इंटू KF इंटू मोलैलिटी. तो यहाँ पे I क्या होगा, डेल्टा TF अपॉन KF इंटू मोलैलिटी. तो डेल्टा TF का वैल्यू आपको गिवन है, KF का वैल्यू गिवन है और मोलैलिटी बोला है 1 मोलर सॉल्यूशन है. तो डेल्टा TF कितना है यहाँ पे 3.72 अपॉन KF का वैल्यू कितना है यहाँ पर 1.86 इंटू मोलैलिटी कितना है 1. डिवाइड कीजिएगा कितना, वॉन्ट ऑफ फैक्टर वैल्यू कितना आ रहा है 2 आ रहा है. इसका मींस यहाँ पर जब इस कॉम्प्लेक्स को आप वाटर में डालेंगे तो मैक्सिमम कितने आयंस प्रोड्यूस होंगे, यहाँ पर 2 ही आयंस प्रोड्यूस होंगे. तो 2 आयन प्रोड्यूस करने हैं तो यहाँ एक आयन तो खुद स्फीयर होगा. अब ये क्या करेगा, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा. तो यहाँ पर जो प्लेटिनम है, होपफुली आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स पढ़ चुके हैं. तो प्लेटिनम तो यहाँ पर सेंट्रल एटम की तरह बिहेव करेगा. अब यहाँ पे आयंस वाटर के आयंस बनाएगा क्या, नहीं बनाएगा. तो यहाँ पर 2 आयंस बनाने, तो एक क्लोरीन तो क्या रखना है, बाहर रखना है. ठीक है. यस, अगर आपको आइडिया हो तो प्लेटिनम +4 में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 शो करता है और +2 में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 शो करता है. तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर प्लेटिनम का क्या है, +4 है. तो ये कौन सा कोऑर्डिनेशन नंबर शो करेगा, यहाँ पर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर शो करेगा. अब यहाँ पर इसका जो नाम है वो एक्वा से स्टार्ट होगा और इसका नाम है वो क्लोरो से स्टार्ट होगा. तो पहले हमें किसको पुट करना पड़ेगा, वाटर को पुट करना पड़ेगा. अब क्लोरीन तो मैक्सिमम एक ही पुट किया जा सकता है, तो क्लोरीन 3 अंदर आ जाएंगे. तो यहाँ पे 3 तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसके थ्रू सेटिस्फाई हो गया, 3 वाटर मॉलिक्यूल के थ्रू यहाँ पर सेटिस्फाई होगा. तो 3 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर बाहर प्रेजेंट होंगे. तो ये आपको कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला मिल जाएगा. चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. गिवन है आपको, हाउ मेनी मोल्स ऑफ सुक्रोज शुड बी डिसॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर सो एज टू गेट अ सॉल्यूशन व्हिच हैज अ डिफरेंस ऑफ 104 डिग्री सेल्सियस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. KF एंड KB का वैल्यू आपको गिवन है. तो पहले तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और देन फिर चेक कीजिए. तो हमें यहाँ पर गिवन है डिफरेंस इन boiling point and freezing point of solution. तो difference in boiling point minus difference in freezing point of solution 104 डिग्री आपको गिवन है. तो हम इनका डिफरेंस निकालने के लिए पहले बात करें. हमें पता है डेल्टा TB क्या होता है, TB नॉट माइनस डेल्टा TB क्या होता है, TB ऑफ सॉल्यूशन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट. तो यहां से हम निकाल सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, TB नॉट प्लस डेल्टा TB. राइट. एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट में से सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट हम माइनस करते हैं. सिमिलरली डेल्टा TF की बात करें, डेल्टा TF क्या होता है, प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट में से आप क्या करते हैं, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस कर देते हैं. तो अगर TF की बात करें, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, TF नॉट माइनस डेल्टा TF. तो आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पता है. इन दोनों को यहाँ पे प्लेस करते हैं पहले. तो क्या होगा, TB नॉट प्लस डेल्टा TB माइनस TF नॉट माइनस डेल्टा TF. राइट. तो यहाँ पे ये इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे क्या होगा, TB नॉट माइनस TF नॉट, इसको इधर ले लेते हैं, प्लस डेल्टा TB माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस डेल्टा TF. तो यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का डिफरेंस कितना था, 104. तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 104 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा. अब यहाँ से हम बात करें वाटर का
बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, ये हमें पता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना 100 डिग्री सेल्सियस या 373 डिग्री सेल्सियस, और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना 0 डिग्री सेल्सियस या 273 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 273 केल्विन। तो यहाँ पे आप चाहे तो डिग्री सेल्सियस या केल्विन जिसमें भी आपका मन हो वैसे पुट कीजिए, क्योंकि आपको तो डिफरेंस देना है। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना 373 माइनस फ्रीजिंग पॉइंट कितना 273 प्लस डेल्टा टीबी प्लस डेल्टा टीएफ। अब आपको मोल्स पुट करने हैं तो आप डेल्टा टीबी और डेल्टा टीएफ की वैल्यू पुट कीजिए। डेल्टा टीबी क्या होता है, आई इंटू केवी इंटू मोलिलिटी प्लस आई इंटू केएफ इंटू मोलिलिटी। इनका वैल्यू कितना है 104। तो इनका डिफरेंस कितना आएगा 100 को उधर भेज देंगे तो कितना बचेगा, आई इंटू केवी इंटू मोलिलिटी को मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, केजी के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, प्लस आई इंटू केएफ इंटू मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल्स ऑफ सॉलिड अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, केजी के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे इक्वल टू 4। 100 उधर जाएगा तो 104 में से 100 माइनस हुआ तो कितना बचा, 4 बचा। अब वैल्यू पुट कीजिए। अब बिकॉज आपको यहाँ पे किसके लिए बोला है, सुक्रोज। सुक्रोज ना तो डिसोशिएट होता है ना एसोसिएट होता है, तो उसके वांट फैक्टर का वैल्यू क्या होगा 1 होगा। केबी का वैल्यू कितना गिवन है 0.52 इनटू मोल्स आपको यहाँ पे सुक्रोज के पूछे गए हैं। सॉल्वेंट का मास कितना गिवन है 500 इनटू 1000 प्लस 1.86 इनटू मोल्स अपॉन 500 into 1000 इक्वल टू 4, राइट। कैंसिल आउट कर देंगे इसको, 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 कॉमन लेके उधर कैंसिल आउट कर देंगे, राइट। तो यहां से n कॉमन ले लें, n कितना होगा 1.86 प्लस 0.52, और ये जो 2 कॉमन लिया था उसको इधर कैंसिल आउट कर देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 2। तो आपको n मिलेगा, n इंटू कितना आ रहा है ये 2.38 equal to 2, so n will be equal to 2 upon 2.38। आप डिवाइड करेंगे तो लगभग आपको मिलेगा 0.84 के इक्वल। तो यहाँ पे कितने मोल ऑफ सुक्रोज ऐड किए होंगे 0.84। जब मोल्स यहाँ पे ऐड करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट में डिफरेंस कितना आएगा, यहाँ पे 104 का डिफरेंस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बोला गया है 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया फ्रीजेस एट -0.02 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट वांट ऑफ फैक्टर I and the percentage dissociation of ammonia in water। तो आपको फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है, वांट ऑफ फैक्टर पूछा है और अल्फा पूछा है अमोनिया का। तो अगर अमोनिया डिसोशिएट हो रहा होगा तो अमोनिया डिसोशिएट होकर क्या बनाएगा NH3 से क्या देगा, अगर डिसोशिएट हो रहा है तो एक तो H+ देगा प्लस NH2 माइनस यहाँ पर दे रहा होगा, तो ये डिसोशिएशन ऑफ अमोनिया हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि डेल्टा TF किसके बराबर होगा, I इंटू KF इंटू मोलिलिटी के बराबर। तो आपको I पता है, I कैलकुलेट करना है, I क्या होगा डेल्टा TF अपॉन KF इंटू मोलिलिटी। तो डेल्टा TF आपको क्या दे रखा है, कितना है यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट आपको देखा -0.02 डिग्री सेल्सियस। तो हमें पता है डेल्टा TF क्या होता है यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में कम होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट क्या है 0 डिग्री सेल्सियस माइनस 0.02। तो यहाँ पे डेल्टा TF आपको कितना मिलेगा 0.02 डिग्री सेल्सियस। तो पुट कीजिएगा वैल्यू, वांट ऑफ फैक्टर आपको मिलेगा कितना 0.02 डिग्री सेल्सियस अपॉन KF 1.86 इनटू मोलिलिटी कितना है 0.01। तो ये कितना मिल जाएगा 2 अपॉन 1.86। डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा लगभग 1.075। सो वांट ऑफ फैक्टर क्या होगा अमोनिया के लिए जब डिसोशिएट हो रहा है 1.05, यहाँ पर वांट ऑफ फैक्टर हो जाएगा। अब हमें पता है डिसोसिएशन के वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है 1 + n-1 अल्फा। n क्या होगा यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल जो यहाँ पे डिसोसिएशन के बाद प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा, कितने पार्टिकल डिसोसिएशन के बाद प्रोड्यूस हो रहे हैं यहाँ पे 2। देन वांट ऑफ फैक्टर विल बी इक्वल टू 1 + 2-1 अल्फा। वांट ऑफ फैक्टर कितना मिला आपको 1.075 इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। सो अल्फा विल बी इक्वल टू 0.075। आपको परसेंटेज पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो अल्फा कितना होगा 7.5%, राइट। तो प्यारे बच्चों होपफुली आपको आज की चीजें समझ में आई होगी। जितने भी क्वेश्चन हमने आज सॉल्व किए, जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उनको आप ठीक से रिवाइज कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा और फिर से फर्दर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जो रिमेनिंग टॉपिक है, रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज तक के लिए इतना ही काफी है। नमस्कार।